Hello students, welcome to ITP Science Effects. It's Swapna Makar here. जय श्री राम, राधे राधे। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर चुका है अभी तक के, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका यूनिट 1 जो मैंने कराया था, यूनिट 2 जो आपको मैम ने कराया था, यूनिट 3 जो मैंने कराया था, यूनिट 4 जो अगेन मैम ने कराया था। ठीक है, एंड आई होप सो कि हम लोग आज का जो लेक्चर हो जाएगा तो अपन हाफ ऑफ द सेशन पे पहुंच जाएंगे, कि आपके टोटल 10 यूनिट्स है। ठीक है, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास। आई नो कि हमारा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है तो बहुत लोग पास नहीं पहुंच रहा होगा, तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी पहुंचे एक ऐसा प्रिसाइज कंटेंट जहां पर चीज़ें को बहुत ही शॉर्ट वे में आपके दिमाग में फिट किया जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कमेंट डाउन। एंड उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम लोगों ने जनरल टेस्ट का भी जो स्ट्रेटजी है वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, और मैंने अपलोड भी स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आप मिस कर रहे होगे तो आप उसको भी देखते चलिएगा। तो बेसिकली आज हम लोग का यूनिट 5 है ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पर आज अपने को क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट नाम से समझ में आ रहा है, क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि आपको ऑप्शंस में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करस्पॉन्ड टू द क्लासरूम मैनेजमेंट, इर्रेस्पेक्टिव बिहेवियर, इस तरीके से आपको घुमा फिरा के दे सकता है। ओके, तो क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब बेसिकली इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि क्लास को शांत करवा के रखना है, ये तो बस नहीं होता। जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप टीचर बन गए हो और आपको एक क्लास दे दिया गया है। नाउ आप उस क्लास को पढ़ाने के क्या-क्या करोगे? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, एक करिकुलम डिज़ाइन करोगे, है ना? उसके बाद एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ, इस पीरियड में ये चीज़ होगा, ये टीचर ये लेक्चर लेंगे। एक यूनिफ़ॉर्म बनाओगे आप बच्चों के लिए, एक डिसिप्लिन बनाओगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ आ जाते हैं, ताकि आप क्लासरूम को मैनेज कर सको, इज़न्ट इट? तो आज अपने को बेसिकली वही चीज़ पढ़ना है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ प्लानिंग करना ये नहीं होता कि शांति बनाए रखना। इसमें टीचर को सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? और साथ में क्लास को एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करना होता है कि क्लासरूम में क्या-क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कि कोई बच्चा ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सब चीज़ों को देखना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है? प्लानिंग द क्लास, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना। रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो भी रिसोर्सेस होते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, व्हाइट चॉक हो गया, डस्टर हो गया, डस्टबिन कहाँ पर रखा है, बेंच अरेंजमेंट कैसा है, वो सब चीज़ें रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है? ये सब चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट होती है। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव डिसिप्लिन, अ पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब तक ये एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक आप कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हम लोगों ने ये चीज के बारे में बात किया था। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट लर्निंग है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। अब इसका फोकस क्या होता है? हमें सिर्फ बिहेवियर पर फोकस नहीं करना होता। बिहेवियर जो है, जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको यूनिट 1 में एक चीज़ बोला था, बिहेवियर इज़ चेंज इन डैश, और ये एमसीक्यू एग्ज़ाम टिप्स में मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि नोट डाउन अच्छे से करे रहना। तो बिहेवियर जो होता है वो लर्निंग इज़ ड्यू टू चेंज इन बिहेवियर होता है। तो इसका मेन फोकस क्या होता है? बिहेवियर प्लस लर्निंग दोनों को बैलेंस करके रखना इसका मेन फोकस होता है। समझ में आ गया? सबसे पहला डेफिनिशन था, देन उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, देन वो किस पे फोकस करता है ये इस चीज़ के बारे में बताता है। अब एमसीक्यू टिप, तो एमसीक्यू टिप में आपको यही याद रखना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों अलग-अलग चीज़ें होती है। डिसिप्लिन रिएक्टिव होता है और मैनेजमेंट प्रोएक्टिव टर्म होता है, बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है। क्लियर है? अब अगर अपन देखते हैं सिलेबस डिफरेंस में एक्टिविटीज़ और टेक्निक, क्या-क्या एक्टिविटीज़ और क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ होते हैं। लेट मी चेक कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। फाइन। नाउ तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एक कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करेंगे ताकि बच्चे मिलकर एक साथ सीख सकें,
ठीक है? तो सबसे मेन एक्टिविटी यही होता है कि आप बच्चों को कोलैबोरेट करके रखाओगे। आप ये नहीं बोलोगे आप किसी भी कास्ट, रिलिजन के बेस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करवाओगे। इंस्टीड एज़ अ टीचर हमारा फर्ज़ होगा कि हम बच्चों को कोऑपरेट करके रखें और उनको एक कोलैबोरेट वे में पढ़ाएँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग में, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। देन सेकंड होता है हमारा पॉजिटिव डिसिप्लिन, ओके? सो पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है, तो कंटीन्यूअसली परेशान कर रहा है तो आप उनको पनिश कर सकते हो। बट एक बार अगर उससे हो गया है, बच्चे को नहीं पता, तो आप उसको पनिश नहीं करोगे। एक पॉजिटिव डिसिप्लिन वे में आप उनको समझाओगे। देन थर्ड है एक्टिव एंड एंगेज क्लासरूम। तो जब तक आप क्लास को एक्टिव और एंगेज नहीं रखोगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो क्लासरूम को एक्टिव और एंगेज रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चा बिज़ी होगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा और डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसका कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा होगा और वो अच्छे से सीख पाएगा। देन फोर्थ पॉइंट इज़ क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था यूनिट 1 में व्हिच इज़ वन टुगेदर क्लासरूम। ठीक है? एक साथ होकर मिलकर पढ़ाई करना इज़ नोन एज़ इंक्लूसिव। ठीक है? तो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ आल्सो वन ऑफ द टेक्निक। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और डिसरप्टिव बिहेवियर। डिसरप्टिव बिहेवियर को हैंडल करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी डिसरप्टिव बिहेवियर को क्योंकि हर एक क्लासरूम में बहुत टाइप के बच्चे मिलते हैं, ठीक है? तो उस क्लासरूम के बिहेवियर को समझना कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ें बताएगा कि अब बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ अब हम अपने को पढ़ना है, एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेक्ट्रम समझना, ठीक है? तो आपने यूनिट 2 में आपको मैम ने बताया था, ठीक है? तो स्पेक्ट्रम समझना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कैसे बोलोगे कि अगर सपोज़ ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भी शैतानी करते हैं, इज़न्ट इट? आप भी करते होंगे। तो फिर भी हम लोग एक लिमिट से करते हैं, इज़न्ट इट? मतलब अगर कुछ टीचर का समझ में नहीं आ रहा है तो अपन कभी-कभी ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमको एक लिमिट अपना पता होता है, ठीक है? तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई, ये बच्चा ध्यान दे रहा है। तो डिज़ायरेबल और सबसे अच्छा किसको मानोगे? जो क्लास में अटेंटिव रहेगा, जो कोऑपरेटिव रहेगा, जो रिस्पेक्टफुल रहेगा, जो सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा। तो ये सब डिज़ायरेबल बिहेवियर होते हैं स्टूडेंट का, ठीक है? और इवन टीचर को भी ऐसा होना चाहिए। नाउ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर क्या होगा? सपोज़ आप पढ़ा रहे हो, सपोज़ अभी आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है? अगर मैं लाइव क्लासरूम जैसे मैं कुछ-कुछ लेक्चर्स को मैं लाइव लेता हूँ और उस टाइम पे आप बिना मतलब का कमेंट कंटीन्यूअसली करते होगे, तो मेरा भी अटेंशन बिगड़ेगा, आपका भी अटेंशन बिगड़ेगा और हो सकता है मैं गुस्से में कुछ-कुछ बोल दूँ, जो आपको भी अच्छा ना लगे। वही चीज़ होता है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चे होते हैं, तो आप उनको पनिश ना करोगे, एक पॉजिटिव डिसिप्लिन वे में समझाओगे। हाँ, अभी फ़िलहाल अपन इस चीज़ के बारे में बात करें कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर क्या होगा? तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के चिल्ला-चिल्ला के बात करते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे इनअटेंटिव होते हैं और कुछ बच्चे क्लासरूम को हमेशा डिसरप्ट करते रहते हैं। तो ये होता है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। तो हमेशा याद रखिएगा, बच्चे का बिहेवियर 2 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, उनका एनवायरनमेंट, ठीक है? और हमारा एटीट्यूड मतलब टीचर्स का एटीट्यूड। आप टीचर बनोगे ना यार, आप इसीलिए तो एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे, तो क्लास भी पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने जैसे सबसे पहले टेक्निक में देखा था कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब क्या होता है, एक साथ एकत्रित होकर एक-दूसरे को कोऑपरेट करके जैसे आप इस पज़ल्स में देख सकते हो, ये एक-दूसरे को कोऑपरेट करते हुए जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही एक-दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग को आगे बढ़ना है। मतलब अपने को बच्चों को ये चीज़ सिखाना है, ठीक है? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, अगर अपन स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, तो स्टूडेंट छोटे-छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, ठीक है? आप जैसे सपोज़ ये पज़ल्स हो गए, तो सपोज़ मोनालिसा का ये पज़ल हो गया, ठीक है? अब आप उसको अरेंजमेंट करने दोगे, तो बच्चा छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसको समझेगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कोऑपरेटिव लर्निंग में हमेशा बच्चा जो है, छोटे-छोटे पार्ट्स में चीज़ों को समझता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबका एक शेयर्ड गोल होता है, ठीक है? लेकिन हर बच्चे की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये पैसे वाला अकाउंट नहीं है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? हर एक बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है। सपोज़ जैसे कि आप कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है? जब आप रोल प्ले कर रहे हो तो मतलब एक पूरा ओवरऑल मूवी बनाना है
और हर जैसे सपोज़ महाभारत हो गया, तो महाभारत में 5 पांडव आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो अलग-अलग हो गए। अब उसमें से अगर एक फ्रेंड जो है वो कोऑपरेट नहीं करेगा, तो पूरा स्किट बिगड़ जाएगा, है ना? तो वही चीज़ होता है। सबको अपनी खुद की ज़िम्मेदारी उसमें समझनी होती है। हालाँकि वो जो वर्क होता है, उसको बच्चे छोटे-छोटे पार्ट्स में तो शेयर करते हैं। साथ में हर एक-एक बच्चे की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपना ज़िम्मेदारी खुद उठाए। इसका आउटकम, इससे क्या होता है जो सोशल स्किल्स जो होती है, वो डेवलप होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगेन वही एग्ज़ाम्पल अपन ले सकते हैं। जब अपन ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या फिर स्किट वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा जो सोशल स्किल है वो डेवलप होगा। सोशल स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल ये सब। इसका एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या होगा कोऑपरेटिव लर्निंग में जिगसॉ मेथड और ग्रुप प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जिगसॉ मेथड जहाँ हर एक स्टूडेंट जो है एक पज़ल के पीस की तरह टॉपिक को एक्सपर्ट बनाता है, ठीक है? और फिर दूसरों को सिखाता है। उसको अपन बोलते हैं जिगसॉ मेथड या पज़ल मेथड, ठीक है? और वर्किंग टुगेदर तो आप सबको फोकस इसका मेन फोकस क्या होता है? एक साथ एकत्रित होके काम करना, नाम से इसमें है कोऑपरेट करना। ओके। हम लोगों ने काफ़ी कुछ तो यहाँ पर समझ लिया है। आई होप कि इतना अभी तक मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो बहुत ही क्लियर होंगे और एनसीईआरटी का जो एग्ज़ाम में हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच वाला जो ऑप्शंस होते हैं ना उसको चूज़ करना अगर क्वेश्चन्स आएगा तो। एक और बात, जिन बच्चों को ये पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से जब से हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए तब से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ और किसी का भी कमेंट नहीं दिखता है, ठीक है? तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है ही नहीं इस पीडीएफ की। मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं करूँगा क्योंकि जो मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो इंटीग्रेटेड वाला जो होता है आईटेक कोर्स के लिए, जो मैं लेक्चर सपोर्ट करता हूँ, उसका मैं कभी भी पीडीएफ अपलोड नहीं करता हूँ। आप मेरे लेक्चर्स पे जाके देखिएगा बीएड वाले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो रिसोर्स है ना उसको कोई और यूटिलाइज़ करे, कोई और यूज़ करे और जब आप लेक्चर्स देखोगे तो उसको उस आप और क्लैरिटी से समझोगे, ठीक है? ये सब पीडीएफ भी मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, अदरवाइज़ मैं आपको भी नहीं बोलता, इतना फ़ोर्स नहीं करता। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है? तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब की बात है, अदरवाइज़ आप इसको नोट करके भी याद कर सकते हैं। इतना कोई बड़ा हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिक और प्रिसाइज़ वे में इस नोट्स को तैयार किया है, ठीक है? अदरवाइज़ आप इधर-उधर पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लेक्चर्स और बाकी अदर लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? ओके, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है? एक-दूसरे से बातचीत कर के उस चीज़ को समझना। कोऑपरेट मतलब एक-दूसरे के साथ यूनिटी में काम करना। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब क्या होता है? एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके बात करना। तो ये जैसे इसका फ़ोकस यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। फ़ोकस इसका मेन फ़ोकस क्या था कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक-दूसरे से इंटरैक्ट करके, पीयर इंटरैक्शन मतलब फ्रेंड सर्कल से इंटरैक्ट करके, बात करके चीज़ों को सीखना, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोसेस, तो प्रोसेस इसमें लर्नर्स मिल-जुल के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि यूनिट 1 में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है? बच्चा प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को सीखता है, ठीक है? उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर भी कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी क्या होता है, लर्नर जो होता है वो को-कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है? अब इंटरेक्शन आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कोलैबोरेटिव लर्निंग में मेन फोकस क्या था? पीयर इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन आता है। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो है वो बेसिकली एम्फसाइज़ करता है डिस्कशन को, ठीक है? डिस्कशन को और नेगोशिएशन को फोकस करता है सबसे ज़्यादा। लोग बात करते रहते हैं आपस में, ठीक है? अब इसका मेन रोल क्या है? तो टीचर बस एक फैसिलिटेटर की तरह हेल्प करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग अगर अपन करवा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर अपन अभी तक हम लोगों ने रोट लर्निंग ये सब से पढ़ा है आज तक के, बट अभी के एनईपी के अकॉर्डिंग जब आप अपने छोटे-छोटे भाई-बहन से मिलोगे ना, तो उनको देखना कि कितने सारे प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, ठीक है? हम लोग भी टीचर बनेंगे ना, आप लोग भी टीचर बनोगे, तो आप लोग को भी ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बेसिकली करेंगे क्या? एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेंगे। मतलब हम लोग को बस ऐसा थोप नहीं देना है। अपने को बच्चे को क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाना है, उनका कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाना है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? फाइन, ओके। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था ओके क्रिटिकल डिस्टिंक्शन। अब हम लोगों ने सबसे पहला स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कोलैबोरेटिव और
कोऑपरेटिव अप्रोच के बारे में, ये एक मेथड होता है, बाकी सब तो ईज़ी था। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, डिज़ायरेबल बिहेवियर ये सब तो सबको पता होता है। कोलैबोरेटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होता है उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है? ठीक है? तो कोऑपरेटिव में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है? कोऑपरेटिव जब आप एक-दूसरे से कोऑपरेट करते हो, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, क्यों? अगेन फिर से वही एग्ज़ाम्पल दो कि आप महाभारत का 5 लोगों 5 पांडव आप लोग हो गए, आपके दोस्त लोग, तो हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में चलता है, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है? और टीचर्स रोल असाइन करते हैं, जबकि कोलैबोरेटिव जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसमें एक-दूसरे से अपन बातचीत करके उस चीज़ को अपन कोलैबोरेट करके वो चीज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट जो है, इस रोल को नेगोशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर टीचर जो है वो रोल को असाइन करता है। कहने का मतलब ये है, जब कोऑपरेटिव वर्क करवाते हैं, ठीक है? तो कोऑपरेटिव जो है वो टीचर सेंटर्ड अपन बोल सकते हैं, जबकि कोलैबोरेटिव जो है स्टूडेंट सेंटर्ड। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो याद रखना, कोलैबोरेट करोगे तो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है? कोलैबोरेट करोगे तो फ्लेक्सिबल बोलो कोलैबोरेट जो है वो स्टूडेंट सेंटर है, फ्लेक्सिबल है। कोलैबोरेटिव इज़ अ स्टूडेंट सेंटर, फ्लेक्सिबल। कोलैबोरेटिव इज़ अ स्टूडेंट सेंटर, फ्लेक्सिबल। एक बार वेट फॉर अ सेकंड। फाइन। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है? तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन। तो हम लोगों ने देखो जो फर्स्ट टाइप जो था ना वो एक समरी की तरह था। अब हम लोग उसी से अब बोलोगे कहाँ सा कहाँ बताते रहते हो? बेटा ये देखो, हम लोगों ने कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग कंप्लीट किया। पॉजिटिव डिसिप्लिन में अब पढ़े, उसके बाद इंक्लूसिव क्लासरूम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है यूनिट 1 में। एक्टिव और एंगेज क्लासरूम पढ़ेंगे। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ चुका है। टाइम मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस अब एक-एक चीज़ को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन पर। ये एक ट्रायंगल की तरह है। देखो सबसे नीचे में देखोगे, सबसे नीचे में क्या आ रहा है आपका? रिस्पेक्ट और एम्पैथी, ये फाउंडेशन होता है, ठीक है? अगर आप बचपन से ही आपको आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाई है और छोटों की भी इज़्ज़त करना सिखाई है। तो वो होता है रिस्पेक्ट और एम्पैथी। सबसे जो बेस होता है वो टीचर्स और यंगर और ओल्डर वन का रिस्पेक्ट करना, ठीक है? तो पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले क्या है? रिस्पेक्ट और एम्पैथी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है फॉर अ टीचर, क्योंकि आप टीचर बनोगे तो आपके अंदर भी वो रिस्पेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, वो एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है? और आपको अपने जो शिष्य है, ठीक है? स्टूडेंट है, उनको भी आपको ये चीज़ सिखाना है, ठीक है? देन बीच में है गाइडेंस, रीइंफोर्समेंट और काउंसलिंग। देन सबसे ऊपर में देखोगे तो ऊपर में है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो तीनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो सबसे बेस क्या होता है? रिस्पेक्ट अपने अंदर होना, देन गाइडेंस करना, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन होना, ठीक है? जो हमारा गोल है, ठीक है? हम सबका गोल क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन होना, ठीक है? बहुत लोग क्रिकेट देखते होंगे या आपका कोई भी स्पोर्ट्स होता होगा, ठीक है? तो हर स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर मोटिवेटर होता है, ठीक है? हम उनके जैसा प्रेरित करते वो हमें प्रेरित करते हैं बेसिकली। और जित जो भी आपके प्लेयर होंगे ना, देखना कि वो हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। तो वो चीज़ हमको अपने अंदर भी इवॉल्व करना है। तो टिप ये बस इसमें यही याद रखना है, जो डिसिप्लिन होता है, वो पनिशमेंट के बराबर नहीं होता। मतलब देखो जब आप स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज़ को सिखाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये पनिशमेंट टाइप है। बट जैसे-जैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं तब आपको लगेगा ये पनिशमेंट नहीं था, ठीक है? जैसे आपको बचपन में अगर आपको मार पड़ा होगा, ठीक है? पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है सभी को मार पड़ता है। हम लोग एकदम अभी मॉडर्न एरा वाले तो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये मान सकता हूँ कि जो बच्चे अभी मेरे से पढ़ रहे हैं, आई मीन आप लोग, वो सब मार खाए होंगे। क्योंकि आजकल के बच्चों को आप लोग खुद देखते हो कि कितना लाड-प्यार से रखा जाता है, ठीक है? तो बेसिकली हमने मार खाया है, तो वो हमारे अंदर डिसिप्लिन के लिए था ना, छोटे छोटे टाइम पे। तो वही चीज़ है कि डिसिप्लिन जो है पनिशमेंट के बराबर नहीं होता। नाउ एक्टिव एंड एंगेज क्लासरूम, ठीक है? तो अपन क्लासरूम को कैसे एंगेज रखेंगे? ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना? इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे बेसिकली होता क्या है, डिसिप्लिन जो है पनिशमेंट के बराबर नहीं होता और इसका बेस जो फाउंडेशन क्या है, रिस्पेक्ट और एम्पैथी। जब हम बच्चों को सही गाइडेंस और रीइंफोर्समेंट देते हैं, तभी उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है? तो एक्टिव एंड एंगेज क्लासरूम कैसे अपने को बच्चों को एंगेज करके रखना है, उस चीज़ों के बारे में अपने को बताना है।
तो एंगेजमेंट बढ़ाओ, प्रॉब्लम्स घटाओ, सिंपल सा इसका फंडा है। एंगेजमेंट क्या करो? बढ़ाओ। अगर जितना आप क्लास को एंगेज रखोगे, उतना प्रॉब्लम्स घटेगा। ठीक है? आप बच्चों को एंगेज कर दो किसी भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ऑब्वियस सी बात है बच्चा एक-दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। ठीक है? एंगेजमेंट बढ़ाओ, प्रॉब्लम हटाओ। तो आप कैसे-कैसे एंगेज कर सकते हो? एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम कर सकते हो, डिस्कशन करवा सकते हो बच्चों से, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच वो कर सकते हो। ठीक है? तो जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस होंगे, स्टूडेंट उतना ही एंगेज रहेंगे। जब एंगेज हो जाएँगे, जितना ज़्यादा एंगेज होंगे, तो क्लास में मिसबिहेवियर अपने आप से कम होता चला जाएगा। सिंपल लॉजिक है। अगर बच्चे काम में बिज़ी होंगे और इंटरेस्टेड है, तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली कम होता चला जाएगा, इज़न्ट इट? तो प्रॉब्लम जो है ऑटोमैटिकली कम होता जाएगा। तो वही चीज़ जो मैं आपको बताया था कि एंगेजमेंट प्रिवेंट मिसबिहेवियर। लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है ना? फाइन। तो अब है इंक्लूसिव क्लासरूम। तो आपको इंक्लूसिव का मतलब ऑलरेडी पता है, एक साथ एकत्रित होकर पढ़ना। ठीक है? एक साथ बैठना सिर्फ़ यही नहीं होता कि क्लास में सिर्फ़ एक साथ बैठ गए। एक साथ बैठ के पढ़ना इज़ नोन एज़ इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है? इंक्लूजन देखो डायग्राम से समझ में आ रहा है। एक साथ हो गए, डाइवर्सिटी डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कलर ये सब से। ठीक है? इंक्लूजन प्लस डाइवर्सिटी जो होते हैं वो बिलॉन्गिंग फॉर ऑल द लर्नर। तो इंक्लूजन प्लस डाइवर्सिटी जिससे हर लर्नर को लगे कि वो यहाँ बिलॉन्ग करता है। इसलिए हम 3 चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में, पीयर सपोर्ट के बारे में, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, पीयर सपोर्ट और रिसोर्सेज। अगर अपन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देखोगे तो उसमें क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल टीचिंग, टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग नीड इंक्लूडिंग वेरियस एक्टिविटी लेवल, मटेरियल, मल्टीपल मोड ऑफ असेसमेंट। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, इसलिए अपनी टीचिंग का सपोर्ट करना है या खुद से कंस्ट्रक्ट करना है उस चीज़ों को। ठीक है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल टीचिंग। क्योंकि देखो, अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपका फर्ज़ होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हर बच्चे को नहीं सिखा सकते, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? अगर वो बच्चा खुद डाउट लेके आ रहा है, तो बच्चे का भी ज़िम्मेदारी बनता है, ये समझ में नहीं आता तो टीचर्स के पास आए। तो बेसिकली हम लोग को अपनी तरफ से पूरा ये उस टाइम प्रोवाइड करना है, अपन स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा सकते हैं, उनको अ, आर्ट वर्क से जो भी अपन कर सकते हैं, वो करना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है? फ्लेक्सिबल टीचिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल होता है, वो अलग होता है। देन पीयर सपोर्ट, तो बच्चों को एक-दूसरे की मदद करना सिखाना चाहिए। अपन अब कैसे करवा सकते हैं अपन? ग्रुप स्टडी के लिए करवा सकते हैं, एक साथ प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करवा सकते हैं, ठीक है? इससे एक-दूसरे का जो सपोर्ट है वो बढ़ेगा। रिसोर्सेज़, मल्टीपल लर्निंग एड, तो मल्ट अपन बहुत सारे रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है। विजुअल एड्स, मैनिपुलेटिव एंड सेंसरी टूल टू असेस द कंटेंट। सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड होना, ये आज के डेट में बहुत ही गलत बात होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, विजुअल्स और सेंसरी एड्स जो है, वो आपको भरपूर यूज़ करा सकती है, ठीक है? ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गया? इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या-क्या होता है? इंक्लूजन प्लस डाइवर्सिटी जो होता है वो बिलॉन्गिंग फॉर ऑल द लर्नर। आप कैसे कर सकते हो? 3 चीज़ों से कर सकते हो। डिटेल इंस्ट्रक्शन व्हिच इज़ फ्लेक्सिबल टीचिंग, पीयर सपोर्ट से और रिसोर्सेज़ से। नाउ टाइम मैनेजमेंट, तो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो जितना देखो ये स्लाइड इतना बड़ा जो लिखा है, हाइलाइटर देख रहे हो? पुअर मैनेजमेंट जितना गंदा टाइम मैनेजमेंट होगा उतना क्लासरूम का जो डिसऑर्डर है वो होगा, ठीक है? इफेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग अपने को पता होना चाहिए, टीचिंग टाइम का इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। मतलब ये नहीं कि आए फिर मगजमारी किए थोड़ा-सा, फिर ये किए, नहीं वो चीज़ें नहीं होती। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमको बच्चे को क्या पढ़ाना है, ठीक है? देन लेसन पहले से अच्छे से प्लान होना चाहिए, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था। देन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाते वक़्त स्मूथ ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए, ठीक है? जैसे ये नहीं कि सबसे पहले हम लोग 2+4 बता दिए, 6 होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टली अपन 2+4 का होल स्क्वायर बता दे रहे हैं, ये नहीं होता। स्मूथ ट्रांज़िशन होना चाहिए। अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में चलना है। देन ये आई थिंक सो लास्ट सेकंड पॉइंट था ना?
डिसरप्टिव बिहेवियर हम लोगों ने ऑलरेडी हालाँकि पढ़ चुका है। तो डिसरप्टिव बिहेवियर में प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या हैं? डिसरप्टिव बिहेवियर्स को हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली, एक तो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी और एक करेक्टिव स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? पहले अपन प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम्स होने प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ मतलब कुछ ऐसा चीज़ करना देखो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ताकि चीज़ें होने से पहले ही उस चीज़ को अपन अवॉइड कर सकें, है ना? तो अपन कोई भी गलती ना हो उसके पहले अपन क्लियर रूल्स और रूटीन्स लगा सकते हैं, ठीक है? बच्चों को एक साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपन प्रेरित कर सकते हैं। ये सब प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ है, एंगेज करवा सकते हैं बच्चों को। करेक्टिव स्ट्रैटेजी अब सपोज़ हम लोगों ने कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं डाला, तो हम लोग क्या करेंगे करेक्टिव स्ट्रैटेजी अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करे, तो पहले नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब जैसे आई कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। देखो, कुछ टीचर्स का आई कॉन्टैक्ट देखे हो, थोड़ा-सा अलग होता है मतलब समझ में आता है कि हाँ, मैम गुस्से में हैं, तो वो चीज़ें करना है। बच्चों को डायरेक्टली चिल्लाना नहीं है। काउंसलिंग करवाना है, अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव सपोर्ट देना है, ठीक है? सबसे ज़रूरी बात क्या हो गई कि कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी मारपीट से बिल्कुल दूर रहे, ये एक डेंजर ज़ोन हो सकता है, ठीक है? आपके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। अब रोल ऑफ टीचर, ये हमारा लास्ट स्लाइड है देन अपन एमसीक्यू और जो वर्ड्स होते हैं हमारा जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे स्लाइड में हमेशा एक कीवर्ड वाला टॉपिक होता है जो सबसे हट के होता है, ठीक है? जिससे आप आंसर को काफ़ी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोल ऑफ टीचर क्या होता है? चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, बच्चों के लिए एक एज़ अ फैसिलिटेटर करना, गाइड करना, मोटिवेटर की तरह एक्ट करना, एज़ अ रोल मॉडल होना। तो टीचर सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर नहीं होता, ये टीचर सिर्फ़ कंट्रोलर नहीं होता कि बच्चों को अपने वश में रखे। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, तो ये सब उनके रोल्स हो गए टीचर्स के, ठीक है? नाउ एमसीक्यू कीवर्ड के बारे में अगर अपन देखते हैं तो पॉजिटिव डिसिप्लिन ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है। पॉजिटिव डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव क्लासरूम, एक्टिव एंगेजमेंट ये सब। तो पहला ट्रिक क्या था? एंगेजमेंट जो है वो ऑर्डर एंगेजमेंट जितना ज़्यादा एंगेज रखेंगे उतना डिसऑर्डरनेस कम होगा। रिस्पेक्ट से डिसिप्लिन बढ़ेगा, जो ट्रायंगल वाला जो था उसका। देन इंक्लूजन जितना ज़्यादा एकत्रित रहेंगे, उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली किस पे फोकस करता है? बताओ, कमेंट करो। हम लोगों ने पहले उसमें देखा था क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट पे, ठीक है? देन कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है बताओ? जब कोऑपरेटिव लर्निंग का मेन फोकस वो नीचे में लिखा था ना स्लाइड में, इट मेनली फोकसेस ऑन पीयर इंटरेक्शन की पीयर इंटरेक्शन तो कोलैबोरेटिव में था, कोऑपरेटिव में क्या था? स्मॉल ग्रुप में स्मॉल ग्रुप के साथ शेयर्ड गोल करना, देखो इसमें डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। कोऑपरेट करना ना एक दूसरे को। कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है? ये स्टूडेंट सेंटर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इसका आंसर, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? टीचर्स रोल इन अ क्लासरूम मैनेजमेंट इज मेनली टीचर का रोल क्या है? एज़ अ फैसिलिटेटर, जहाँ पर भी फैसिलिटेटर बनाया मतलब एज़ अ फैसिलिटेटर उसका आंसर होगा। द बेस्ट इनिशियल स्ट्रैटेजी टू हैंडल डिसरप्टिव बिहेवियर, तो जितने भी हम लोग का प्रिवेंटिव में 2 मेजर्स थे, एक था आपका प्रिवेंटिव मेजर और एक था करेक्टिव मेजर, तो प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा बेटर है इनिशियल स्ट्रैटेजी के लिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा? जितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, उतना उससे क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप बेटर रनिंग बोलो, उसके अलावा आप बहुत कुछ भी बोल सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप सो कि आपको समझ में आया है एंड गुड लक फॉर योर एनसीईटी प्रिपरेशन एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो और ज़रूर से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @ITP/साइंसएफएक्स, ठीक है? तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आई होप सो कि हमारा और आपका दोनों का कोऑपरेटिव वर्क में रिज़ल्ट काफ़ी पॉज़िटिव आएगा। ठीक है? थैंक यू। राधे, राधे।